Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे BHIC 114 का क्वेश्चन, जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप। इसमें है 1718 से 1939 तक की ईस्वी का पूरा डिटेल बताया गया है। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर लीजिए। जो लोग नए हैं उस चैनल को वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाकर हम लोग का सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आपके लिए और भी अच्छे और नए नए वीडियो लाते रहें जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें 1 से लेकर 12 तक पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें 13 से लेकर आगे के क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, पूंजीवाद में संकट के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। इसमें है भूमिका। सबसे पहले, पूंजीवाद ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। समय समय पर आर्थिक असंतुलन, बेरोजगारी और मंदी के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ा। उत्पादन और मांग में असंतुलन, आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगा। वस्तुओं की मांग घटने से उद्योग प्रभावित हुए। आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता में है संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई। गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ा। बेरोजगारी एवं आर्थिक मंदी। बेरोजगारी एवं आर्थिक मंदी में है उद्योगों के बंद होने के कारण बेरोजगारी बढ़ी। आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई। तीव्र प्रतिस्पर्धा। तीव्र प्रतिस्पर्धा में है कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी। छोटे उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। वैश्विक संकट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ। अनेक देशों की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। इसका है निष्कर्ष। निष्कर्ष हुआ कि आर्थिक असंतुलन, असमानता और वैश्विक मंदी पूंजीवाद के प्रमुख संकटों के मुख्य कारण रहे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संकट पर चर्चा कीजिए। पहला है भूमिका। भूमिका है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए। प्रारंभिक आर्थिक विकास के बावजूद समय समय पर पूंजीवादी देशों को मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और वित्तीय अस्थिरता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक मंदी। उत्पादन एवं व्यापार में गिरावट आई। कई देशों में आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई। बेरोजगारी की समस्या। उद्योगों में रोजगार के अवसर कम हुए। श्रमिक वर्ग की आर्थिक कठिनाइयों से प्रभावित हुआ। मुद्रास्फीति। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि हुई। आम जनता की क्रय शक्ति कम हुई। तेल संकट एवं वैश्विक प्रभाव। तेल संकट ने उत्पादन लागत बढ़ा दी। विश्व व्यापार एवं उद्योग प्रभावित हुए। आर्थिक सुधार। सरकार ने नई आर्थिक नीति अपनाई। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया। उद्योगों एवं तकनीकी विकास पर बल दिया गया। निष्कर्ष यह निकला कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने अनेक संकटों का सामना किया, लेकिन सुधारात्मक नीतियों के माध्यम से पुनः विकास की दिशा प्राप्त की गई। प्रश्न 15 में हम लोग देखेंगे नस्ल एवं वर्ग विचारधाराओं के अर्थ तथा विकास की समीक्षा कीजिए। भूमिका। नस्ल और वर्ग। नस्ल मतलब रेस और वर्ग मतलब क्लास। आधुनिक इतिहास में समाज विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। नस्ल का संबंध शारीरिक विशेषताओं से तथा वर्ग का संबंध आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता से होता है। समय के साथ इन दोनों विचारधाराओं का व्यापक विकास हुआ। नस्ल की अवधारणा। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव समूह का वर्गीकरण किया गया। औपनिवेशिक काल में नस्लीय क्षेत्रता के सिद्धांत को बढ़ावा मिला। आधुनिक विज्ञान नस्लीय क्षेत्रता को स्वीकार नहीं करता।
वर्ग की अवधारणा। वर्ग का आधार आय, संपत्ति और व्यवसाय से होता है। समाज में उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग पाए जाते हैं। वर्ग व्यवस्था आर्थिक असमानता को दर्शाती है। विकास। औद्योगिक क्रांति के बाद वर्ग विभाजन अधिक स्पष्ट हुआ। समाजवादी विचारधाराओं ने वर्ग संघर्ष को महत्व दिया। आधुनिक समाज में समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। निष्कर्ष यह हुआ कि वर्ग, नस्ल एवं वर्ग की विचारधाराओं ने आधुनिक समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। फिर है 16 प्रश्न। रूमानीवाद ने साहित्य एवं कला को किस प्रकार प्रभावित किया? भूमिका देखेंगे इसका। रूमानीवाद 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में विकसित एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कला एवं कलात्मक आंदोलन था। इसने तर्कवाद के स्थान पर भावना, कल्पना, प्रकृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया। साहित्य पर प्रभाव। भावनाओं एवं कल्पना को प्रमुख स्थान मिला। प्रकृति प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित रचनाएं लिखी गई। व्यक्तिगत अनुभवों को व्यक्तित्व मिली। कला पर प्रभाव। चित्रकला एवं संगीत में भावनात्मक अभिव्यक्ति बढ़ी। प्राकृतिक दृश्यों एवं मानवीय संवेदनाओं का चित्रण हुआ। कलाकारों ने पारंपरिक नियमों को हटाकर नई शैली अपनाई। फिर सामाजिक प्रभाव। राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्रता की भावनाओं को बल मिला। सांस्कृतिक जागरण और रचनात्मकता विकसित हुआ। यूरोपीय साहित्य एवं कला में नए युग की शुरुआत हुई। निष्कर्ष में रूमानीवाद ने साहित्य और कला को नई संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रदान की। अब मुख्य प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अगले 3 लघु टिप्पणी प्रश्न हैं। लघु टिप्पणी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 7। वाइमर गणराज्य के बारे में लिखना है। इसकी भूमिका है। वाइमर गणराज्य 1999 से 1933 के बाद स्थापित लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। यह जर्मनी का पहला लोकतांत्रिक संविधान आधारित गणराज्य था। स्थापना। इसकी स्थापना 1919 में वाइमर नगर में संविधान बनाया गया। राजतंत्र का अंत कर लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया गया। प्रमुख विशेषता। सार्वभौमिक मतदाता लागू किया गया। मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली। संसद आधारित शासन प्रणाली स्थापित की गई। समस्या। इसके कुछ समस्याएं भी थे। वायसराय की संधि से जनता में असंतोष, आर्थिक संकट एवं महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और उग्रवादी दलों का उदय। निष्कर्ष। वाइमर गणराज्य लोकतंत्र की महत्वपूर्ण शुरुआत था, लेकिन राजनीति एवं आर्थिक संकटों के कारण अधिक समय तक नहीं टिक सका। प्रश्न 18। आधुनिकतावाद क्या है? आधुनिकतावाद के बारे में हमको लिखना है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे भूमिका। आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी का एक प्रमुख साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य पारंपरिक विचारों से हटकर नए प्रयोगों और आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति करना था। प्रमुख विशेषताएं। परंपरागत मान्यताओं का विरोध, नवीन विचारों एवं तकनीकों को अपनाना, व्यक्तिगत अनुभव एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल, साहित्य, चित्रकला एवं वास्तुकला में नए प्रयोग। प्रभाव। कला एवं साहित्य में नवीन शैलियों का विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रोत्साहन, आधुनिक सोच एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा। निष्कर्ष। आधुनिकवाद ने कला और साहित्य को नई दिशा देकर आधुनिक युग की पहचान बनाई। प्रश्न 19। समाजवाद का पतन। अब समाजवाद का पतन कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे। भूमिका।
20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक समाजवादी देशों ने आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप विशेषकर समाजवादी व्यवस्था का पतन हुआ। इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे? आर्थिक विकास की धीमी गति, राजनीतिक केंद्रीकरण एवं लोकतंत्र का अभाव, भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक अक्षमता, शीत युद्ध का आर्थिक दबाव। सुधार नीतियों के बावजूद व्यवस्था को स्थिर न किया जा सका। प्रभाव, इसके प्रभाव क्या रहे? सोवियत संघ का विघटन हुआ। अनेक समाजवादी देशों में नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की गई। विश्व राजनीतिक में शीत युद्ध का अंत हुआ। निष्कर्ष, समाजवाद का पतन विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने वैश्विक राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को नई दिशा दी। प्रश्न 20, फ्रेडरिक नीत्शे भूमिका। 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने पारंपरिक नैतिकता, धर्म और सामाजिक मूल्यों की आलोचना की तथा स्वतंत्र चिंता, आत्मविश्वास और सृजन जीवन पर बल दिया। उनके विचार ने आधुनिक दर्शन, साहित्य और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। प्रमुख विचार थे: ईश्वर की मृत्यु की अवधारणा प्रस्तुत की, पारंपरिक नैतिक मूल्यों की आलोचना की, स्वतंत्र एवं रचनात्मक चिंतन का समर्थन किया, अति मानव की अवधारणा दी, इच्छा शक्ति यानी विल ऑफ पावर विकास का आधार माना, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्माण पर बल दिया। महत्व, इसके क्या क्या महत्व थे? आधुनिक दर्शन को नई दिशा प्रदान की, अस्तित्ववाद एवं आधुनिक चिंतन को प्रभावित किया, साहित्य एवं राजनीतिक विचारों का गहरा प्रभाव डाला। निष्कर्ष क्या निकले? फ्रेडरिक नीत्शे के विचार आधुनिक दर्शन एवं बौद्धिक इतिहास की महत्वपूर्ण धरोहर है। प्रश्न 21, यथार्थवाद के बारे में आप क्या जानते हो? भूमिका, यथार्थवाद 19वीं शताब्दी का एक प्रमुख साहित्यिक एवं कलात्मक आंदोलन था। इसका उद्देश्य जीवन एवं समाज का वास्तविक चिंतन करना था। इसमें कल्पना की अपेक्षा वास्तविक घटनाओं और परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया गया। प्रमुख विशेषता, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? समाज का वास्तविक चित्रण, सामान्य लोगों के जीवन पर विशेष ध्यान, सामाजिक समस्याओं का यथार्थ वर्णन, कल्पना की अपेक्षा वास्तविकता को महत्व, सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाना। प्रभाव, अब प्रभाव क्या पड़े? साहित्य व कला में नई दिशा मिली, सामाजिक सुधार की चेतना विकसित हुई, आधुनिक उपन्यास एवं कहानी लेखन को प्रोत्साहन मिला। निष्कर्ष, यथार्थवाद ने साहित्य और कला को वास्तविक जीवन से जोड़कर नई पहचान प्रदान की। क्वेश्चन 22, पश्चिमी दार्शनिक विचार क्या है? भूमिका पश्चिमी दार्शनिक विचार क्या है, इसके बारे में लिखना है। पहले हम लोग लिखेंगे भूमिका इसका। पश्चिमी दार्शनिक विचार का विकास से प्रारंभ हुआ। इन विचारों ने ज्ञान, सत्य, नैतिकता, राज्य, समाज एवं मानव जीवन के विभिन्न पक्षों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की तथा आधुनिक विश्व और बौद्धिक परंपरा को प्रभावित किया। प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में बताना है। तर्क एवं विवेक पर आधारित चिंतन, सत्य एवं ज्ञान की खोज पर बल, नैतिकता एवं न्याय का अध्ययन, व्यक्ति एवं स्वतंत्रता एवं अधिकारों का समर्थन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक विचार का विकास, आधुनिक लोकतंत्र एवं मानव अधिकारों की अवधारणाओं को प्रभावित किया। प्रमुख दार्शनिक कौन थे? प्रमुख दार्शनिक थे सुकरात, प्लूटो और अरस्तु। निष्कर्ष क्या निकले? पश्चिमी दार्शनिक विचारों ने आधुनिक दर्शन, राजनीति और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न संख्या 23,
प्रारंभिक समाजवादी विचारक के बारे में क्या जानते हैं बताइए। इसके पहले हम देखेंगे भूमिका। प्रारंभिक समाजवादी विचारकों ने औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं की आलोचना की। इन विचारकों ने शोषण मुक्त, समानतापूर्ण एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बल दिया। इसके विचारकों ने आगे चलकर वैज्ञानिक समाजवाद के विकास की आधारशिला रखी। प्रारंभिक समाजवाद की पृष्ठभूमि। औद्योगिक क्रांति के कारण श्रमिकों का शोषण बढ़ा, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच असमानताएं बढ़ी, सामाजिक न्याय एवं असमानता की अवधारणा महसूस हुई। प्रमुख विचारक में थे सेंट साइमन औद्योगिक एवं विकास एवं समाज के कल्याण पर बल दिया। चार्ल्स फ्यूरिये ने सहयोग एवं सामुदायिक जीवन का समर्थन किया। रॉबर्ट ओवेन ने श्रमिकों की कार्य स्थितियों एवं शिक्षा में सुधार का प्रयास किया। प्रमुख विचार क्या थे? समाजवादी, सामाजिक एवं आर्थिक समानता, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सहयोग पर आधारित समाज की स्थापना, शोषण एवं गरीबी का अंत, उत्पादन एवं संसाधनों का समाज के हित में उपयोग। महत्व, इसके क्या महत्व थे? समाजवादी विचारधारा को प्रारंभिक आधार मिला, श्रमिक आंदोलनों को प्रेरणा मिली, आधुनिक समाजवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। निष्कर्ष, इसके निष्कर्ष क्या निकले? प्रारंभिक समाजवादी विचारकों ने समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की कल्पना प्रस्तुत की। क्वेश्चन 23, प्रारंभिक समाजवाद विचारक क्या है? भूमिका, इसकी भूमिका देखेंगे। प्रारंभिक समाजवादी विचारकों ने औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं की आलोचना की। इन विचारकों ने शोषण मुक्त, समानतापूर्ण एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बल दिया। इनके विचारों ने आगे चलकर वैज्ञानिक समाजवाद के विकास की आधारशिला रखी। प्रारंभिक समाजवाद की पृष्ठभूमि। औद्योगिक क्रांति के कारण श्रमिकों का शोषण बढ़ा, पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के बीच असमानताएं बढ़ी, सामाजिक न्याय एवं असमानता की आवश्यकता महसूस हुई। प्रमुख विचारक थे सेंट साइमन, औद्योगिक विकास एवं समाज के कल्याण पर बल दिया गया। चार्ल्स फ्यूरिये, सहयोग एवं समुदाय जीवन का समर्थन किया। रॉबर्ट ओवन, श्रमिकों को कार्य स्थितियों एवं शिक्षा में सुधार का प्रयास किया। प्रमुख विचार, सामाजिक व आर्थिक असमानता, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सहयोग पर आधारित समाज की स्थापना, शोषण एवं गरीबी का अंत, उत्पादन के साधनों का समाज के हित में उपयोग। महत्व, इसके क्या महत्व थे? समाजवादी विचारधारा को प्रारंभिक आधार मिला, श्रमिक आंदोलन को प्रेरणा मिली, आधुनिक समाजवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। निष्कर्ष, इससे क्या निष्कर्ष निकला? और प्रारंभिक समाजवादी विचारकों ने समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की कल्पना प्रस्तुत की। क्वेश्चन 24, गेस्टापो के बारे में लिखना है, भूमिका देना है। पहले इसकी भूमिका में लिखेंगे, गेस्टापो नाजी जर्मनी की गुप्त पुलिस थी जिसकी स्थापना 1933 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य नाजी शासन का विरोध करने वालों की पहचान करना
तथा उन पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना था। स्थापना का उद्देश्य क्या था? स्थापना का उद्देश्य निजी शासन की सुरक्षा के लिए गठन किया गया, राजनीतिक विरोधियों का दमन, शासन के विरुद्ध गतिविधियों की निगरानी। इसके प्रमुख कार्य थे गुप्त रूप से जानकारी एकत्र करना, संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी करना, पूछताछ एवं दमनात्मक कार्रवाई, निजी नीतियों का कठोर से पालन, भय एवं आतंक का वातावरण बनाना। प्रभाव क्या रहा? नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन हुआ, विरोधी दलों एवं संगठनों का दमन हुआ, निजी शासन अधिक शक्तिशाली बना, मानव अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हुआ। निष्कर्ष क्या निकला? गेस्टापो नाजी शासन की दमनकारी नीतियों का प्रमुख साधन थी। क्वेश्चन 25 उपनिवेशवाद के चरण को लिखना है। पहले देखेंगे इसका भूमिका। उपनिवेशवाद वह शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्तिशाली राष्ट्र अन्य देशों पर राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करते हैं। समय के साथ उपनिवेशवाद के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, जिसे विभिन्न चरणों में समझा जा सकता है। पहला है व्यापारिक उपनिवेशवाद। व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से प्रवेश, कच्चे माल एवं व्यापार पर नियंत्रण, बंदरगाहों एवं व्यापारिक केंद्रों की स्थापना। अब है राजनीतिक उपनिवेश। प्रत्यक्ष प्रशासन की स्थापना, स्थानीय शासकों पर नियंत्रण, प्रशासनिक एवं कानूनी व्यवस्था लागू की गई। आर्थिक उपनिवेश, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, स्थानीय उद्योगों का पतन, उपनिवेशों को विदेशी बाजार में बनाया गया। वह सांस्कृतिक उपनिवेश, पश्चिमी शिक्षा एवं संस्कृति का प्रयास, भाषा एवं धर्म का प्रभाव बढ़ा, स्थानीय परंपराओं पर बाहरी प्रभाव पड़ा। उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव रहा? आर्थिक शोषण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास। अंततः स्वतंत्रता संघर्षों को बल मिला। निष्कर्ष निकला कि उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों ने विश्व के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। प्रश्न संख्या 26 अफ्रीका में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। पहले देखेंगे भूमिका। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका एवं उपनिवेशों के विस्तार किया। पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका के अनेक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का उद्देश्य राजनीतिक प्रभुत्व, आर्थिक शोषण तथा अपनी संस्कृति का प्रसार करना था। विस्तार की नीति। पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका में अनेक क्षेत्रों पर अधिकार किया गया। सैन्य एवं शक्ति एवं संधियों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया गया। उपनिवेशवाद को फ्रांसीसी साम्राज्य का हिस्सा बनाया। प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीकृत प्रशासन लागू किया गया। फ्रांसीसी कानून एवं प्रशासनिक प्रणाली लागू की गई। स्थानीय शासकों के अधिकार सीमित कर दिए गए। आर्थिक प्रभाव क्या रहा? कच्चे माल का बड़े पैमाने पर दोहन किया गया। कृषि एवं व्यापार को फ्रांस के हित के अनुसार विकसित किया गया। स्थानीय उद्योगों एवं अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव, फ्रांसीसी भाषा एवं शिक्षा का प्रसार हुआ। पश्चिमी संस्कृति एवं जीवन शैली को बढ़ावा मिला। स्थानीय परंपराओं एवं संस्कृति पहचान पर प्रभाव पड़ा। परिणाम इसके परिणाम हुए कि राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास हुआ। स्वतंत्रता की मांग तेज हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश उपनिवेश स्वतंत्र हुए। निष्कर्ष निकला कि अफ्रीका में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। अब है क्वेश्चन 27 लियोपोल्ड वॉन रांके। इसके बारे में हम लोग को जानना है। इसका सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका। आधुनिक इतिहास लेखन के जनक माने जाते हैं लियोपोल्ड वॉन रांके आधुनिक इतिहास के लेखन के जनक माने जाते हैं। उन्होंने इतिहास के अध्ययन में तथ्य, अभिलेखों, मूल सूत्रों के प्रयोग पर विशेष बल दिया। इसके अनुसार इतिहासकार का कार्य
अतीत को जैसे वास्तव में हुआ था वैसे ही प्रस्तुत करना है। मुख्य विचार थे इतिहास लेखन में मूल स्रोत का प्रयोग, तथ्यपरक एवं निष्पक्ष इतिहास पर बल, कल्पना एवं पक्षपात का विरोध, अभिलेखों एवं दस्तावेजों को महत्व, वैज्ञानिक इतिहास लेखन की परंपरा का विकास। योगदान, उनका क्या योगदान था? आधुनिक इतिहास की लेखन की पद्धति विकसित हुई, शोध आधारित इतिहास लेखन को प्रोत्साहन दिया गया, यूरोप में इतिहास को स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में स्थापित करने का योगदान दिया। महत्व, इसके क्या महत्व थे? इतिहास लेखन को वैज्ञानिक आधार मिला, स्रोत आधारित अनुसंधान को बढ़ावा मिला, आधुनिक इतिहासकारों को नई दिशा प्राप्त हुई। निष्कर्ष, इससे क्या निष्कर्ष मिला? लियोपोल्ड वॉन राके ने इतिहास लेखन को वैज्ञानिक व प्रमाणिक स्वरूप प्रदान किया। क्वेश्चन 28, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में बताइए। भूमिका, सबसे पहले हम लोग भूमिका ही देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक जीवन में व्यापक परिवर्तन हुए। विज्ञान, शिक्षा, संचार और वैश्वीकरण के विकास में नई संस्कृति प्रवृत्ति को जन्म दिया गया। शिक्षा का विस्तार, शिक्षा का व्यापक प्रचार हुआ, उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा मिला, साक्षर दर में वृद्धि हुई, वैज्ञानिक एवं तकनीकी का विकास, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, नए वैज्ञानिक आविष्कारों ने जीवन शैली बदल दी, वैश्विक संपर्क बढ़ा। सामाजिक परिवर्तन, मानव अधिकार एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व मिला, महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक भागीदारी बढ़ी, समानता एवं सामाजिक न्याय की भावना विकसित हुई। फिर है सांस्कृतिक वैश्वीकरण, विभिन्न देशों की संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान बढ़ा, साहित्य, कला, संगीत एवं सिनेमा का वैश्विक प्रभाव बढ़ा, आधुनिक जीवन शैली का प्रसार हुआ। उपनिवेशवाद का अंत, अनेक एशियाई एवं अफ्रीकाई देशों को स्वतंत्रता मिली, राष्ट्रीय संस्कृति एवं पहचान का पूर्ण जागरण हुआ। निष्कर्ष, इससे क्या निष्कर्ष निकला? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए सांस्कृतिक परिवर्तनों ने आधुनिक विश्व की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना को नई दिशा प्रदान की गई। क्वेश्चन 29, लैंगिक विचारधारा क्या है, इसके बारे में बताना है। इसका हम देखेंगे सबसे पहले भूमिका। लैंगिक विचारधारा से आशय उन सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक मान्यताओं से है जो स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं, अधिकारों एवं दायित्वों को निर्धारित करती है। आधुनिक युग में लैंगिक समानता, महिलाएं अधिकार और सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया गया। लैंगिक विचारधारा का अर्थ, समाज द्वारा निर्मित लैंगिक भूमिकाओं का अध्ययन, स्त्री एवं पुरुष के अधिकारों एवं अवसरों का विश्लेषण, सामाजिक असमानताओं की पहचान। प्रमुख विशेषता, इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है? लैंगिक समानता पर बल, भेदभाव एवं रूढ़िवादिता का विरोध, समान शिक्षा एवं रोजगार के अवसर, निर्णय लेने में समान भागीदारी, मानव अधिकारों की रक्षा। प्रभाव, महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी बढ़ी, शिक्षा एवं रोजगार में समान अवसर प्राप्त हुए, लैंगिक न्याय एवं समानता को बढ़ावा मिला, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई। महत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ किया गया, सामाजिक विकास एवं समावेशिता को बढ़ावा दिया गया, समानता पर आधारित समाज के निर्माण में सहायक हुआ। निष्कर्ष निकला कि लैंगिक विचारधारा समानता एवं न्याय, मानव अधिकारों पर आधारित आधुनिक समाज का महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्वेश्चन 30, साम्राज्यवाद नियंत्रण के साधन के रूप में शिक्षा, साम्राज्यवाद नियंत्रण के साधन के रूप में शिक्षा कैसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताना है। सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं। औपनिवेशिक शक्तियों ने शिक्षा का उपयोग केवल ज्ञान के प्रसार के लिए नहीं बल्कि अपने शासन को मजबूत करने के साधन के रूप में भी किया। शिक्षा के माध्यम से उपनिवेशों में पश्चिमी विचारधारा एवं भाषा एवं प्रशासनिक मूल्यों का प्रसार किया गया। शिक्षा का उद्देश्य,
औपनिवेशिक साधनों को मजबूत करना, प्रशासन के लिए स्थानीय कर्मचारियों को तैयार करना, पश्चिमी संस्कृति व मूल्यों का प्रसार करना। फिर है प्रमुख साधन थे अंग्रेजी एवं यूरोपीय भाषा का प्रचार, पश्चिमी पाठ्यक्रम एवं शिक्षा प्रणाली लागू करना, इतिहास एवं संस्कृति का औपनिवेशिक व्याख्या प्रस्तुत करना, मशीनरी विद्यालयों की स्थापना, स्थानीय शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करना। इसके प्रभाव क्या थे? शिक्षित मध्य वर्ग का विकास हुआ, पश्चिमी विचारों का प्रसार हुआ, राष्ट्रवादी चेतना का भी विकास हुआ। स्थानीय भाषा एवं परंपराओं का प्रभाव पड़ा। अब लिखेंगे महत्व। इसके महत्व क्या हुए थे? प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने में सहायता मिली, आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व के लिए शिक्षित वर्ग तैयार हुआ। इसके निष्कर्ष क्या हुए? शिक्षा औपनिवेशिक शासन का प्रभाव साधन बनी, किंतु इसी ने राष्ट्र जागरण को भी प्रोत्साहित किया। प्रश्न 31 देखेंगे। 31 के प्रश्न है बता रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट। इसका सबसे पहले हम लोग भूमिका देखेंगे। भूमिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था को व्यापक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। युद्ध से उद्योग, व्यापार और कृषि प्रभावित हुए, जिनसे अनेक देशों में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। आर्थिक विनाश है। उद्योगों एवं आधारभूत संरचना को भारी क्षति हुई, उत्पादन क्षमता में गिरावट आई, व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई। बेरोजगारी एवं महंगाई। रोजगार के अवसर कम हुए, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई, आम जनता की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। खाद्यान्न एवं साधनों की कमी। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहा, कई देशों को विदेशी सहायता पर निर्भर होना पड़ा। पुनर्निर्माण के प्रयास। उद्योगों एवं परिवहन का पुनर्निर्माण किया गया, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिला, नई आर्थिक नीतियां अपनाई गई। दीर्घकालीन प्रभाव। वैश्विक आर्थिक संस्थाओं का महत्व बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हुआ, आधुनिक आर्थिक विकास की नई नीतियां लागू की गई। निष्कर्ष। इसके निष्कर्ष क्या हुए? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट ने विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, किंतु पुनर्निर्माण के प्रयास से विकास का नया दौर प्रारंभ हुआ। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन 32। इटली में फांसीवाद के बारे में बताना है। भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बेरोजगारी के कारण जनता में असंतोष बढ़ गया। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर फांसीवादी आंदोलन का नेतृत्व किया गया और 1922 में सत्ता प्राप्त की गई। फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट, बेरोजगारी व महंगाई में वृद्धि, राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर सरकारें, साम्यवाद को बढ़ते प्रभाव का भय, मुसोलिनी का प्रभावशाली नेतृत्व एवं प्रचार। प्रमुख विशेषताएं। इसके प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? एक दलीय शासन की स्थापना, उग्र राष्ट्रवाद एवं सैन्यवाद, लोकतंत्र एवं साम्यवाद का विरोध, राज्य में सर्वोच्च स्थान, प्रसार एवं दमन का नीति। प्रभाव। इसके प्रभाव क्या रहे? लोकतांत्रिक संस्थाओं का पतन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, इटली के विस्तारवाद नीति को बढ़ावा, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। निष्कर्ष। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इटली में फांसीवाद आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम था, जिसने तानाशाही शासन को जन्म दिया। क्वेश्चन 33। कृषि का सामूहिकीकरण। पहले हम भूमिका लिखेंगे। सोवियत संघ ने कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कृषि के सामूहिकीकरण की नीति अपनाई।
इसके उद्देश्य क्या थे? कृषि उत्पादन में वृद्धि, बड़े सामूहिक कृषि फॉर्म की स्थापना, उद्योगों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना, समाजवादी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। प्रमुख विशेषताएं: छोटे खेतों को मिलाकर सामूहिक फॉर्म बनाए गए, कृषि पर राज्य का नियंत्रण बढ़ा, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग बढ़ाया गया, किसान से अनाज की सरकार खरीद की गई। प्रभाव: प्रारंभ में किसानों का विरोध हुआ, कई क्षेत्रों में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए। औद्योगिकरण के लिए संसाधन उपलब्ध हुए। निष्कर्ष: क्या निष्कर्ष निकला? कृषि एक सामूहिकीकरण सोवियत आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग था, जिसने कृषि एवं उद्योग दोनों को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34। साम्राज्यवाद के सिद्धांत क्या है, उनके बारे में लिखना है। भूमिका में देखेंगे, साम्राज्यवाद वह नीति है जिसके अंतर्गत शक्तिशाली राष्ट्र का अन्य देशों पर राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करते हैं। इसके कारणों की व्याख्या विभिन्न विचारकों ने अलग अलग सिद्धांतों द्वारा किया है। उदारवादी सिद्धांत व्यापार एवं सभ्यता के विस्तार पर बल दिया, उपनिवेशों को विकास का माध्यम माना गया। मार्क्सवादी सिद्धांत में साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना गया, नए बाजार एवं निवेश की आवश्यकता को प्रमुख कारण बताया गया। आर्थिक सिद्धांत कच्चे माल एवं नए बाजारों की खोज, आर्थिक अतिरिक्त पूंजी के निवेश की आवश्यकता। फिर राजनीतिक सिद्धांत राष्ट्रीय शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण। प्रभाव: उपनिवेशों का आर्थिक शोषण, राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास, विश्व राजनीति में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष बढ़ा। निष्कर्ष: इसके क्या निष्कर्ष निकले? निष्कर्ष निकला कि साम्राज्यवाद के विभिन्न सिद्धांतों उसके आर्थिक, राजनीतिक एवं वैचारिक आधारों को स्पष्ट करते हैं। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दिया कीजिए, ताकि हम लोग उस वीडियो को और भी बेहतर बनाने का प्रयास कर सकें। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए धन्यवाद। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.